एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो ये हमारी हिस्ट्री की क्लास है। हिस्ट्री की क्लास में अब तक हमारे मुगल पीरियड जो था वो खत्म हो चुका है। मुगल पीरियड का आपका खत्म हो चुका है। और लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था औरंगजेब के बारे में। आज जो हम करने वाले हैं वो है आपका मराठा मराठा राज्य का उदय किस तरीके से हुआ था और भारत में यूरोपियों का आगमन किस तरीके से हुआ था। यूपी टेट के एग्जाम में अब बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, 1 मंथ ही बाकी है, आप देख सकते हैं। तो जितनी जल्दी आपका सिलेबस कवर हो सकता है उतनी जल्दी मैं आपका सिलेबस कवर कराऊंगी। और आप साथ के साथ ही उसकी प्रैक्टिस भी करते रहिएगा। जितने भी आपने नोट्स बनाए हैं वो काफी हेल्प करेंगे आपको इस टाइम पर। रिवीजन भी आप साथ के साथ करते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 13 अपना। मराठा राज्य का उदय किस तरीके से हुआ था। शिवाजी महाराज, उनको छत्रपति भी कहा जाता है, छत्रपति की उपाधि उन्हें मिली थी। तो ये वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। अब मराठा शक्ति का जो उदय हुआ था वो किसी एक व्यक्ति या एक समूह का काम नहीं था, बल्कि इसमें जितने भी महाराष्ट्र में रहने वाले लोग थे, चाहे वो जिस किसी भी जाति के हैं, किसी भी भाषा के हैं, किसी भी धर्म, साहित्य और निवास स्थान का, वो एक राष्ट्रीयता की भावना को उन्होंने जन्म दिया था और सबने एकजुट मिलकर एक मराठा शक्ति का उदय हुआ था उस टाइम पर। अब जो औरंगजेब था, औरंगजेब की जो अगर हम प्रशासकीय अव्यवस्था की बात करते हैं वो उत्तर भारत में ही नहीं था बल्कि दक्षिण भारत में भी बहुत ज्यादा, मतलब कहते हैं ना कि सेटिस्फेक्शन नहीं था वहां पर लोगों को औरंगजेब को लेकर, जो हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। तो जो मराठा जाति थी उसको रामदास, तुकाराम, श्री एकनाथ जैसे जो संत थे उस टाइम पर, उनकी एक भाषा, एक ही प्रकार के रीति रिवाज और एक जैसी जीवन पद्धति की भावना उत्पन्न करके सबको एक सूत्र में बांधा था और मराठाओं का उदय हुआ था। अब शिवाजी जो थे मराठा के एक बहुत ही वीर योद्धा और नेता थे। अब उन्होंने क्या किया था, अपनी मराठाओं को संगठित करके उन्होंने दक्षिण में भी एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करी थी। अगर हम शिवाजी की बात करते हैं तो 1674 में उनका जन्म हुआ था और 1680 में इनकी मृत्यु हो गई थी। नहीं, उनका जो कार्यकाल रहा वो 1674 से लेके 1680 तक रहा, यहाँ पर लिखा हुआ है। ये आप देख सकते हैं इमेज में, शिवाजी अपने सैनिकों के साथ हैं। अब मराठा साम्राज्य के जो सबसे पहले शासक रहे वो शिवाजी थे। शिवाजी का जो जन्म हुआ था वो 6 अप्रैल 1627 को शिवनेर के दुर्ग में हुआ था, दुर्ग में किले में हुआ था। इनके जो पिता का नाम था वो शाहजी भोसले था और माता का जो नाम था वो जीजाबाई था। अब शाहजी भोसले जो थे वो अहमदनगर के निजाम और बाद में बीजापुर के दरबार में नौकरी करते थे। तो शिवाजी के जो पालन पोषण की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो उनकी माता जीजाबाई पर ही थी। अब शाहजी ने क्या किया हुआ था, शिवाजी को अपना एक जागीर जो थी पुणे की वो दे रखी हुई थी। और शिवाजी इतने साहसी थे कि वो ये सोचते थे कि मैं दूसरे राजाओं की सेवा क्यों करूं, मेरी अपना राज्य होना चाहिए। अलग अलग राज्यों को उन्होंने इसलिए 18 साल की उम्र में ही उन्होंने अपनी सेना भी इकट्ठी कर ली थी। धीरे धीरे वो अपना स्वतंत्र राज्य बनाने में भी सफल हो गए थे। आसपास के क्षेत्रों पर भी आक्रमण करके उन्होंने उनको जीत लिया था। पुणे के आसपास के जितने भी पहाड़ी इलाके हैं, पहाड़ी किले थे, उनको उन्होंने जीता था और एक नए दुर्ग का निर्माण कराया था जिसे रायगढ़ का दुर्ग भी कहते हैं। ये आप इमेज में देख सकते हैं, ये शिवाजी ने कराया था। अब अगर हम शिवाजी को स्वतंत्र राज्य की स्थापना के लिए देखते हैं तो दक्षिण में बीजापुर हो गया या अहमदनगर के जो सुल्तान हो गए या दिल्ली के मुगल बादशाहों से, इनसे बहुत ज्यादा इनको संघर्ष करना पड़ा था। अब शिवाजी को मारने के लिए भी जो बीजापुर के सुल्तान ने, इन्होंने अपने बहुत सेनापति को भेजा था, अफजल खां को एक विशाल सेना के साथ भेजा था और बहुत ही टेक्निक के साथ में, बहुत ही चालाकी से इन्होंने शिवाजी को अपने तंबू में बुला लिया था शिवाजी को धोखे से मारने के लिए। ये स्टोरी दी हुई है कि किस तरीके से इन्होंने शिवाजी को अपने तंबू में बुलाया था, उसके बाद शिवाजी की इसकी वार्तालाप हुई थी। ये शिवाजी को मारना चाहता लेकिन शिवाजी ने ही इसको मार दिया था। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये शिवाजी का जो शासन प्रबंधन था वो किस तरीके से था। इनके शासन में जो थे वो बहुत ही योग्य सेनापति और लोकप्रिय शासक भी थे। अपनी योग्यता के आधार पर ही इन्होंने मराठों को संगठित करके रखा हुआ था। दक्षिण में भी इन्होंने मराठा राज्य की स्थापना करी थी। अब इनका क्या था, इनके लिए 8 मंत्री इन्होंने नियुक्त करे थे जिन्हें अष्ट प्रधान कहा जाता था। शिवाजी के अष्ट प्रधान बहुत फेमस थे। अब जो प्रत्येक मंत्री होता था वो सीधे राज्य के प्रति उत्तरदायी, राजा के प्रति उत्तरदायी होता था, मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट होता था कि अगर कुछ भी हो रहा है तो वो सीधे राजा तक पहुंच रहा है। इनकी जो वित्त व्यवस्था थी, ये सामान्य प्रशासन था, वो भी बहुत अच्छा था। शिवाजी अपने न्याय के लिए बहुत ही ज्यादा
फेमस रहे थे। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो इलाकों पर पुनः अधिकार कर लिया था, मुगलों का अधिकार हो गया था। जो सैनिक हो गए, जो आर्थिक दृष्टि से अगर हम मराठों को देखते हैं तो इन्होंने बहुत अपनी शक्ति बढ़ा ली थी। मुगल सेना के भी जो इन्होंने था सामना बहुत अच्छी तरीके से किया था। ये एक नीति अपनाते थे, छापामार युद्ध नीति और आपका गोरिल्ला नीति। अब ये गोरिल्ला और छापामार युद्ध नीति क्या होती थी? अब युद्ध प्रणाली में जो सेना की छोटी-छोटी टुकड़ियाँ होती थी, उनकी संख्या तो कम होती थी। अब वो शत्रु के सामने तो युद्ध डायरेक्ट कर नहीं सकते थे, तो वो क्या करते थे, पहाड़ियों और जंगलों में छिपकर उनके पीछे से हमला करके भाग जाते थे। तो इसको क्या बोलते थे? इसको छापामार युद्ध प्रणाली कहते थे। शिवाजी ने मुगलों से लड़ने के लिए छापामार युद्ध प्रणाली का प्रयोग किया था, जिसे आप गोरिल्ला युद्ध प्रणाली भी कहते हैं। अब मराठाओं का संगठन किस प्रकार से हुआ था? बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद उनका जो पुत्र था बीजाराव प्रथम पेशवा बना था। अब इस टाइम पे क्या हुआ, जो पेशवा पद था उसकी वंशानुगत होने की परंपरा स्टार्ट हो गई थी। वंशानुगत से कि पहले बेटा बनाए, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा। तो बीजाराव फर्स्ट जो थे वो बहुत ही कुशल सेनापति थी, महत्वाकांक्षी उच्च कोटि के कूटनीतिज्ञ थे। मतलब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने मालवा और गुजरात पर अपना अधिकार जमा लिया था और मराठाओं का जो साम्राज्य था उसमें भी विस्तार किया था। बहुत बड़ी उपलब्धि थी इनकी बाजीराव की। तो जितने भी मुगल प्रदेश थे उन्होंने मराठा सरदारों में भी उन्होंने बाँट दिए थे, जैसे कि नागपुर के राघौसी भोसले हो गए, बड़ौदा के पिल्ली जी गायक वाड हो गए, इंदौर के मल्हर राव होलकर हो गए, ग्वालियर के रामजी सिंधिया हो गए। अब इन्होंने क्या किया था, बाजीराव ने इनको अपने-अपने क्षेत्रों में पूर्ण स्वतंत्रता दी थी कि भई ये आपके क्षेत्र हैं और आप रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए। तो उनको उनकी पूर्ण स्वतंत्रता थी और अपने क्षेत्र के अनुसार ही वो टैक्स लगाते थे, उसके लिए वो स्वतंत्र थे। अब लेकिन जब भी समय पड़ता था तो पेशवा के नेतृत्व में जो सैनिक अभियान होता था उसमें उनको जाना होता था। अब अगर हम बाजीराव फर्स्ट की बात करते हैं ना, उनकी मृत्यु के बाद उनका जो बेटा था, बालाजी बाजीराव सेकंड, वो पेशवा बना था, जो वंशानुगत की बात हो रही थी कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीज़ें चलते रहते हैं। और उसने क्या-क्या किया था, उसने मालवा हो गया, गुजरात हो गया, बुंदेलखंड, बंगाल, उड़ीसा, बीजापुर, औरंगाबाद, इनके कुछ हिस्सों पर अधिकार कर लिया था, तो जिससे जो दक्षिण में जो मराठाओं का दबदबा था, वो और भी ज़्यादा बढ़ गया था और मराठाओं की जो शक्ति थी, वो बहुत अच्छी हो गई थी। अब हम पानीपत के तीसरे युद्ध की अगर हम बात करें तो उससे पहले पानीपत का पहला युद्ध और पानीपत का दूसरा युद्ध हो चुका है। हम इसको रिकॉल कर लेते हैं, जैसे कि अगर हम पानीपत के पहले युद्ध की बात करते हैं तो वो 1526 में हुआ था। किस-किस के बीच में हुआ था? बाबर के बीच में हुआ था और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी और मुगल वंश की स्थापना बाबर ने कर दी थी 1526 में। दूसरा पानीपत का जो युद्ध हुआ था वो 1556 में हुआ था, जो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। इसमें हेमू की पराजय हुई थी और अकबर ने आगरा हो गया, दिल्ली हो गया, इन सभी राज्यों पर बहुत अच्छी तरीके से अधिकार अपना कर लिया था। ये पानीपत का पहला और दूसरा युद्ध है। वहीं पानीपत के अगर हम तीसरे युद्ध की बात करते हैं तो जब मराठाओं ने पंजाब पर आक्रमण करके उसे जीत लिया था, तो जो अफगानिस्तान का शासक था अहमद शाह अब्दाली, उसने क्या किया, उसने रोहिले अफ़गानों की सहायता से पंजाब पर दोबारा से अधिकार कर लिया और दिल्ली की ओर उसने प्रस्थान कर दिया था। अब 1761 में क्या हुआ था कि पानीपत के मैदान में मराठा और अब्दाली की सेनाओं के बीच में युद्ध हो गया था। अब मराठाओं को जाट हो गए, राजपूत हो गए या सिख सरदार हो गए, इनका सहयोग नहीं मिला था, जिसकी वजह से जो अहमद शाह अब्दाली था वो विजयी हो गया था। अब इसका जीत का एक और कारण था कि जो ऊँटों के ऊपर रखी घूमने वाली जो तोपें थी, उनसे मराठाओं को काफ़ी नुकसान पहुँचा था। अब मराठाओं के लिए ये युद्ध बहुत ही ज़्यादा घातक सिद्ध हुआ था, क्योंकि अब तक तो उन्होंने छापामार नीति या गोरिल्ला नीति अपनाकर युद्ध किए थे। इसमें क्या होता है, उन्होंने डायरेक्टली फेस टू फेस युद्ध किया था, जिसकी वजह से भी उन्हें काफ़ी सारा नुकसान हुआ था। अब मराठाओं का जो पतन हो गया था, तो वो अंग्रेजों को भी साम्राज्य विस्तार का अवसर मिल गया कि भई अब तो मराठा भी नहीं है, अब तो और कोई यहाँ पे जागी वो भी नहीं है, किसी का शासन भी नहीं है, तो हमारे लिए और भी ज़्यादा गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है भारत में घुसने के लिए। तो जो 18वीं शताब्दी थी, उसमें भारत की क्या स्थिति थी और यूरोपीय जो शक्तियाँ थी, उनका किस तरीके से आक्रमण हुआ था, ये हम आगे कमिंग चैप्टर में पढ़ेंगे। अब पहली बार मराठों ने छापामार नीति के स्थान पर खुले रूप से मैदान में युद्ध के तरीकों को अपनाया था, जिसके वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड नहीं थे। अब अगर हम 18वीं शताब्दी की बात करते हैं, तो 18वीं शताब्दी में भारत की स्थिति क्या थी, पहले हम वो समझेंगे। उसके बाद किस तरीके से आगे की चीज़ें हुई थी, वो हम समझेंगे।
अब स्टार्टिंग की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे भागों में देसी विदेशी शक्तियों के बहुत छोटे-छोटे बड़े राज्य स्थापित हो गए थे। कहीं छोटा-सा राज्य है, कहीं बड़ा राज्य है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। अब हर कोई अपनी स्वतंत्रता स्थापित करना चाह रहा था, जैसे कि बंगाल हो गया, अवध, दक्षिण, हर प्रदेश में। अब उत्तर-पश्चिम की ओर से विदेशी आक्रमण होने लग गए थे। अब जब पता चल गया कि भई भारत में अब मराठे भी नहीं है, तो बाहर के जितने भी लोग थे, उन्होंने आक्रमण करना शुरू कर दिया। जिसमें सबसे पहले किया था 1739 में नादिर शाह ने आक्रमण कर दिया था, जिससे जो मुगल सम्राट थी, उनकी जड़ें हिल गई थी। मतलब मुगलों का जो थोड़ा बहुत बच रहा था औरंगज़ेब के बाद में, वो भी सारा कुछ हिल गया था। और 1761 में जब अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया था, तो मराठों के अस्तित्व को ही समाप्त उसने कर दिया था। मतलब 2 आक्रमण ये बहुत ही मेन हुए थे, 1739 वाला और 1761 वाला। अब इस समय कोई भी एक ऐसी शक्ति नहीं थी जो कि भारत को एकजुट कर सके। मुगलों का पतन हो गया था, मराठों की हार हो गई थी। छोटे-छोटे जो राज्य थे वो आपस में ही लड़ते रहते थे। तो इससे क्या हुआ था, जो यूरोपीय कंपनियाँ थी, उनको ही सबसे ज़्यादा बेनिफिट इस चीज़ से हुआ। और उन्होंने क्या किया, भारत में अपनी जितनी भी राजनीति थी उसमें इंटरफेरेंस करना स्टार्ट कर दिया था। अब जिस समय यूरोप के पुनर्जागरण के आंदोलन की बात चल रही थी, उस समय भारत, अगर हम समाज की बात करते हैं, तो लोकवाद और भक्तिवाद की गहरी सागर में डूबा हुआ था। मतलब कि दूसरे देशों में हो रहे जितने भी विकास हो रहे हैं, उनको तो नज़रअंदाज ही कर रखा था। और मुगल सम्राट जो थे वो बहुत ज़्यादा अपना पैसा खर्च करते थे अपने ऐशो-आराम के ऊपर और अपनी शो ऑफ में, अपने शौक के लिए बहुत ज़्यादा। तो विदेशियों से जो भोग-विलास की वस्तुएँ मँगवाना उचित समझा था, मतलब व्यापार चलता रहता था। अब ये यूरोप में क्या हो रहा था, यूरोप में किताबें हो गई या मुद्रायण में छपती थी। भारत में किताबें अभी तक हाथों से लिखी जाती थी। मतलब यूरोप में तो मशीन आ गई थी और छपना शुरू भी हो गया था, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हाथों से हम लिखते थे। जैसे कि बाबरनामा हो गया, अकबरनामा हो गया, ये सारी हाथों से लिखी हुई पुस्तकें थी उस टाइम पे। अब यूरोप में क्या हो रहा था, यूरोप में टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा था। जैसे कि लड़ाई के लिए नए-नए हथियार हो गए, बंदूक हो गई, तोपें हो गई, इनका निर्माण हो रहा था। और भारत की अगर हम बात करते हैं, तो भारत में लोग अभी भी पैदल चल रहे थे, हाथियों पे चल रहे थे, तलवारें, भाले, तोपें इन्हीं का ही इस्तेमाल कर रहे थे। और 18वीं सदी में भारत में क्या हुआ था, व्यापार हो गया, वस्तु निर्माण का जो विस्तार था, वो यूरोप की तुलना में, अगर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो बहुत ज़्यादा पीछे था उस टाइम पर भारत। जैसे कि माल की अगर हम ज़्यादातर बात करते हैं, तो बहुत ही छोटे पैमाने पर हो रहा था, मशीनों का कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा था। जितने भी कारीगर थे वो बहुत ही हल्की-फुल्की चीज़ों से निर्माण करते थे, तो चाहे आप उसमें कितनी ही मेहनत क्यों ना कर लें, चाहे आप कितने ही कुशल कारीगर क्यों ना हों, लेकिन आपका जो उत्पादक क्षमता थी वो बहुत ही ज़्यादा निम्न कोटि की थी। तो ये भी सारी चीज़ें उस टाइम पर बहुत ज़्यादा हो रही थी, और वहीं यूरोप में दूसरी तरफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अच्छी अच्छी खासी तरीके से चल रही थी। अब 16वीं सदी की अगर हम बात करते हैं, तो यूरोप में इस टाइप की ये जो चीज़ें थी ये बन चुकी थी, जितने कि यूरोपियन देश-विदेश की यात्रा करने में सफल रहे थे। क्योंकि उन्होंने देखो यहाँ पे मैप भी बना लिया, जिससे कि वो यात्रा करते थे, ये सारी चीज़ें अब जितने भी उन्होंने मैप के थ्रू या विदेशी यात्रा जो उन्होंने करना शुरू कर दिया था, व्यापार के लिए वो सबसे पहले आए थे। और यहाँ पर जब उन्होंने देखा कि जो यहाँ पे तो आपस में ही चीज़ें बहुत सारी अनस्टेबल हैं, कोई शक्ति नहीं है, एकता नहीं है, तो उनके लिए गोल्डन अपॉर्च्युनिटी थी यहाँ पर आना। अब यूरोपीय जहाज़ जितने भी थे, मुगल भारतीय सेना को यूरोपीय जहाज़ों पर ही निर्भर करते थे। जिससे कि इनका जो व्यापार हो गया, विदेशी व्यापार को ये बहुत इम्पोर्टेंस देते थे। इन्होंने यूरोपीय विदेशी कंपनियों के संरक्षण का प्रोत्साहन भी दिया। मुगलों की बात चल रही है, औरंगज़ेब के बाद वाले जो बच गए थे। अब राष्ट्र के आर्थिक विकास में बहुत वो महत्व नहीं समझ पाई इस चीज़ का कि हमें अपना भी व्यापार बढ़ाना है, हमें अपनी भी शक्ति बढ़ानी है, हमें अपनी भी शक्तिशाली सेना बनानी है, जिससे कि हम भी प्रॉफिट में आ सकें, वो सारी चीज़ें नहीं थी। तो इसके चलते हुए जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्षेत्र था, वो हमारे हमारे देश में जो ये चीज़ें थी, वो बहुत ज़्यादा पीछे रह गई थी। अब इनको इस चीज़ों में, तो मुगलों को इस चीज़ में तो इंटरेस्ट था नहीं कि भई अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ाएँ, उसको बनाएँ। उसके कंपैरिज़न में वो क्या कर रहे थे, अपनी विलास की चीज़ों में बहुत ज़्यादा उन्हें इंटरेस्ट था, और उसी में वो अपना टाइम और मनी दोनों वेस्ट कर रहे थे। अब इसका परिणाम क्या हुआ कि भारत में अगले 200 वर्ष तक विदेशी जितनी भी ताकत थी, उनका आपका उनके ऊपर कब्ज़ा हो गया था। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी है, यहाँ पर कारखाने में लोग काम कर रहे हैं, तोपों का निर्माण हो रहा है, किस तरीके से वो ये जहाज बनाकर ला रहे थे, बंदूकों का इस्तेमाल किस तरीके से वो करते थे।
अगर हम सूत कातने की बात कर रहे हैं तो कारखानों में किस तरीके से काम होता था, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। अगर हम शब्दावली की बात करते हैं तो उसमें आता है पहला चैत। चैत क्या होता है कि मुगल राज्य को दिए जाने वाला कुल लगान का 1/4 भाग, अगर इतना टैक्स दिया जा रहा है तो उसका 1/4 पार्ट। इसके मराठे अतिरिक्त के रूप में मराठा राज्य के बाहर क्षेत्रों से वसूलते थे। सरदेशमुखी क्या था, संपूर्ण आय का 10वां भाग जिसको मराठा क्षेत्र में वसूल करते थे। अष्टप्रधान जो थे वो 8 मंत्रियों की एक समिति थी जो शासन के कार्यों में मराठा शासक को हेल्प करते थे। तो ये जो आपका चैप्टर है ये यहाँ पर कंप्लीट होता है कि मराठा शासक किस तरीके से थे और किस तरीके से भारत में यूरोपीय शक्ति का आगमन हुआ था और उस टाइम पर इंडिया की सिचुएशन क्या थी। तो साइंस और टेक्नोलॉजी के मामले में कितना ज्यादा पीछे हो गया था क्योंकि मुगलों ने अपना जो सारा टाइम और मनी था वो अपनी एक तरीके से अपने इंजॉयमेंट के ऊपर ही उन्होंने वेस्ट किया था। अब इसके हम क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं जो हमें चैप्टर को रिकॉल करने में और भी हेल्पफुल रहेंगे। इसमें कि अगर हम शिवाजी की बात करते हैं तो शिवाजी का जो जन्म हुआ था वो 6 अप्रैल को हुआ था। 6 अप्रैल 1627 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। ठीक है। शिवाजी के माता पिता का नाम बताएं। अगर हम शिवाजी के माता पिता की बात करते हैं तो वो थे आपके शाहजी भोसले और इनकी माता जो थी वो थी जीजाबाई। अब शिवाजी का जो राज्य अभिषेक था वो कहाँ हुआ था? शिवाजी का राज्य अभिषेक जो हुआ था वो 6 जून को हुआ था 1674 में। दक्षिण में मराठा शक्ति का उदय का अगर हम वर्णन करते हैं तो उसके बहुत सारे रीजन थे जैसे कि शिवाजी की छापामार युद्ध नीति हो गई। इन्होंने बीजापुर और गोलकुंडा पर आक्रमण कर दिया था। कर्नाटक का अभियान भी हुआ था जिसकी वजह से दक्षिण में मराठा शक्तियों का जो उदय था वो बहुत अच्छा हुआ था। शिवाजी के शासन प्रबंधन के विषय में अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने अष्ट प्रधान इनका था कि 8 शक्तियों को मिलाकर ये किस तरीके से न्याय प्रणाली इनकी रही है। बहुत ही ज्यादा ये प्लान तरीके से अपने न्याय के लिए ये बहुत ही ज्यादा फेमस थे। पानीपत की तीसरी लड़ाई क्यों हुई थी और इसके परिणाम क्या हुए थे? सबसे पहले पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी वो 1761 में हुई थी मराठा और अब्दाली की सेनाओं के बीच में। और अब्दाली ने क्या किया था? पंजाब पर फिर से अधिकार कर लिया था। तो मराठाओं को जाट राजपूत और सिख सरदारों का तो सहयोग मिला नहीं जिसकी वजह से अब्दाली जीत गया था। अब और मराठाओं का एक तरीके से पतन ही हो गया था। अब सही गलत का अगर हम निशान लगाएं तो मराठाओं ने छापामार युद्ध प्रणाली अपनाई थी, सही है। अफजल खां मुगलों का एक प्रमुख सरदार था, सही है। शिवाजी को रामनगर में राज्याभिषेक नहीं हुआ था, उनका हुआ था रायगढ़ किले में। शिवाजी ने शाइस्ता खां को बखनक से मारा था, करेक्ट। नादिर शाह ने जो आक्रमण किया था वो क्या था आपका 1739 ईस्वी में। अहमद शाह अब्दाली का जो आक्रमण हुआ था वो हुआ था 1761 में। शिवाजी की जो मृत्यु हुई थी वो 1680 में हुई थी। और अगर हम सूरत पर आक्रमण की बात करते हैं तो सूरत पर जो आक्रमण हुआ था वो 1670 ईस्वी में सूरत पर आक्रमण हुआ था। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपने नोट भी कर लिए होंगे और चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब भारत से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो हम कमिंग चैप्टर्स में करने वाले हैं और इसके बाद आपका हिस्ट्री वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं आपकी ज्योग्राफी की क्लासेस स्टार्ट करूंगी। होप सो ये चैप्टर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है चैप्टर से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।